मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी और कहते हैं कि वैसे कई इतिहासकार मानते हैं कि ये दुनिया की पहली सभ्यता थी, लेकिन इसकी जो खोज हुई वो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर की, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और ये कांस्य युग, जब मनुष्य ने कांस्य तांबे का प्रयोग करना शुरू कर लिया तब की थी। इस सभ्यता के लोग बर्तन, मूर्तियां, औजार ये इसके लिए तांबे का ही प्रयोग करते थे। इसके मेन केंद्र थे कि हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, उसके बाद चूहनजोदड़ो, कोटला निहंग, लोथल, आलमगीर, संघोल और रोपड़ में, जो पंजाब में शहर रोपड़, वहाँ पर भी इसकी खोज मिली है। तो 1921 में तो दयाराम साहनी ने की। 1922 में ऐसे ही कुछ अवशेष जो थे वो पुरातत्व विभाग थे आर.डी. बनर्जी, उनको भी मिले, उनको मोहनजोदड़ो में मिले। फिर इतिहासकारों ने इसको खोजना शुरू किया, तो जो मैंने स्थान आपको बताए हैं यहाँ पर इनके अवशेष मिले, तो पता चला ये जो सारे स्थान थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही थे। तो इसका जो काल है वो उसके बारे में भी मतभेद है इतिहासकारों में। जो मार्टिन हीलर है वो 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व मानते हैं। अच्छा, एक है ईस्वी, एक है ईस्वी पूर्व। ईस्वी का मतलब है जब भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद, वन से, या हमको उसको ज़ीरो भी ले लें, उसके पीछे जो है जितने स्थान होंगे वो ईस्वी पूर्व, कि ईसा मसीह जी के जन्म से इतने साल पूर्व। आर.के. मुखर्जी वो कहते हैं 3200 से 2750। एडी पुलकर ये 2800 से 2500 मांगते हैं। तो लगभग 5000 साल पुरानी इसको माना जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर ही इस सभ्यता के अवशेष मिले थे। तो ये स्थान आज भी पाकिस्तान में है और लाहौर से 160 किलोमीटर दूर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा एक प्रसिद्ध और प्रथम नगर था और सबसे विशाल था। इसकी एक खास बात ये थी कि ये 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था और आधुनिक ढंग, मतलब जैसे पक्की सड़कें, पक्की गलियां, चौड़ी सड़कें और रात्रि में लाइट प्रकाश की व्यवस्था थी। और दुश्मन अंदर ना जाए इसलिए इसके चारों ओर जो थी एक बड़ी ऊंची चारदीवारी बनाई गई थी। फिर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेतों का टोला। ये जो आज प्रांत पाकिस्तान के प्रांत है सिंध, उसके लरकाना ज़िले में है। ये सिंधु नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित था और हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर 7 परतें मिली हैं और कहा जाता है कि ये 7 बार उजड़ा और 7 बार बना। इसमें एक विशाल स्नानागार मिला, गोदामघर मिला, कांसे की नृत्य करती हुई औरत की मूर्ति मिली है और बहुत से मोहरें भी मिली हैं। मोहरें मिलने से ये हमें विश्वास होता है कि ये व्यापारिक केंद्र था, सेंटर ऑफ ट्रेड। फिर चूहनजोदड़ो, इसकी खोज थी 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। इसकी 2 परतें मिली, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये 2 बार उजड़ा, 2 बार बना। इसमें तांबे के औजार काफ़ी मिले हैं। फिर कोटला निहंग, ये रोपड़ ज़िला में स्थित है और इसकी खोज 1953 में वाई.डी. शर्मा ने की थी। ये सतलुज नदी के किनारे, कोई भी जाओ रोपड़ जाओ तो रोपड़ से रिक्शा चलते हैं, वहाँ पर इनको बता दिया जाए तो ये ले जाते हैं। यहाँ पर बर्तन, आभूषण और काफ़ी उपकरण मिले हैं। फिर कालीबंगन, ये राजस्थान के और पंजाब के बॉर्डर पर शहर है, लेकिन पड़ता राजस्थान में है। वो है गंगानगर के पास। तो यहाँ पर चूड़ियों के कारण इसका नाम जो है वो कालीबंगन पड़ा। और इसकी खोज 1953 में एक घोष, फिर बी.के. थापर, बी. लाल ने खुदाई का काम जारी किया और इनके जो अवशेष मिले बिल्कुल हड़प्पा जैसे थे। फिर लोथल,
ये गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में स्थित है। इसकी खोज 1957 में M.R. राव ने की थी और कहा जाता है कि ये एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करती थी जिससे इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चला करता था। और मोहनजोदड़ो की तरह यहाँ पर भी स्नानागार, सड़कें, नालियों के अवशेष मिले हैं। फिर आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में स्थित के पास है। और उसके बाद संगोल, ये लुधियाना के पास है। इसकी खोज जो है वो 1968 यानी 1968 M.S. तलवार और R.S. बिश्त ने की थी। यहाँ पर भी बहुत सी मूर्तियाँ और प्राप्त हुई हैं। और फिर एक खाई थी, दीवार के साथ खाई थी, खाई में पानी भरा होता था ताकि दुश्मन शहर के अंदर प्रवेश ना कर सके। फिर बनावली, हिसार में एक डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है हिसार, उसके पास है। इसकी खोज 1973 में R.S. बिश्त ने की थी और कहते हैं ये नगर भी जो था मोहनजोदड़ो की तरह बड़ा चुनकर और बड़ी प्लान्ड वे से बनाया गया था। ये मेन केंद्र थे। अच्छा, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध थी वो थी नगर योजना, कि जो भी नगर योजना इतनी अच्छी थी, वेल प्लान्ड, कि भवन, जो भी इनके भवन बने, पहली बात है उनके वेंटिलेशन और रोशनी, इसका पूरा पूरा प्रबंध किया जाता था और अकॉर्डिंग टू नेचर था। आई एम सॉरी टू से कि आजकल हम जो मकान बना रहे हैं वो हम नेचर के खिलाफ बना रहे हैं कि जहाँ पर AC की कम से कम कंजप्शन हो। लेकिन जो पुराने लोग मकान बनाते थे वो कहते थे कमरे के कोने तक दिन को सूर्य की रोशनी पहुंच जाए और हवा एक का क्रॉस हो, हवा का क्रॉस हो। और इसलिए ये खुले मकान होते थे, हवादार होते थे, दरवाजे बड़े बड़े होते थे, खिड़कियां रोशनदान रखे जाते थे और सभी जो द्वार थे ऑलमोस्ट गली की ओर खुलते थे और किसी को भी अनप्लान्ड तरीके से घर बनाने की अनुमति नहीं थी। जैसे हम अभी भी कोई मकान बना रहा हो, कारपोरेशन से नक्शा पास करवाते हैं और कानूनी तौर पर नक्शा वो कहते हैं कि जैसे 100 गज का मकान है, 30% इस प्रकार का स्पेस हो, खाली स्पेस छोड़ा हो ताकि उसमें कुछ ना कुछ बागवानी की जा सके। और उसके बाद जो खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, रोशनदान कितने हैं, ताकि हर कोने तक रोशनी पहुंच सके और हवा का क्रॉस हो सके। और सिंधु घाटी के लोग जो थे वो इस बात का ख्याल रखते थे। फिर मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार, तालाब मिला है जिसमें लोग नहाते थे। कहते ये 5000 वर्ष पूर्व बनाया होगा अंदाजा। 180 फुट लंबा है, 108 फुट चौड़ा है और इसके मध्य 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा तालाब बना हुआ है और तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। फिर एक तालाब के निकट कुआं है, कहते हैं जिससे तालाब में पानी भर लिया जाता था। तालाब में उतरने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई थी ताकि और गंदा पानी निकलने के निकास के लिए अलग रास्ता तालाब से बना हुआ था, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इनका बड़ा उन्नत था। फिर अन्य भवन, उसमें कुछ ऐसे भवन मिले हैं जो मान सकते हैं कि वो सरकारी कार्यालय होंगे। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि स्थानों पर बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इन गोदामों में अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। फिर नालियाँ थी, पहले घरों के बाहर नालियाँ आगे बड़े नालों में मिल जाती थी और जो नालियाँ थी उनको ऊपर ढकी होती थी ताकि किसी को बदबू ना आए। लेकिन अगर सफाई करने, ढक्कन टेम्परेरी होते थे, सफाई करने के लिए ढक्कनों को उठा लिया जाता था, सफाई करने के बाद ढक्कनों को फिर रख दिया जाता था। तो यानी कि ये लोग कितने सफाई के प्रति पर्टिकुलर थे ये हमें पता चलता है। और रोड्स वो भी बड़ी चौड़ी थी, सड़कों की जो चौड़ाई थी वो 13 फुट से 34 फुट तक होती थी, चौराहे बनाए जाते थे। और फिर कहते सड़कें इस प्रकार से होती थी कि मान लो सड़क पर किसी कोई गंदगी है तो एक तरह से हवा चले और कूड़े को उठा के ले जाए और अपने आप सड़कें साफ हो जाएं। और सड़कों पर रात को रोशनी का भी प्रबंध किया जाता था। तो वाकई प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। फिर उसके बाद टेक्निक, उस वक्त कांस्य युगीन सभ्यता से हम बोलते हैं
कि मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था, तांबे और कांस्य। फिर मनुष्य पशुओं की मूर्तियाँ, नौकाएँ, खिलौने, आभूषण, इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज्वेलरी का काम बड़ा अच्छा जानते थे। सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों, तांबे के आकर्षक मनके तैयार किए जाते थे। फिर लकड़ी के काम के लिए विशेष आरी बनाई जाती थी। ये क्योंकि शांति प्रिय थे इसलिए इनके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे, फिर भी छोटी तलवारें, बर्छे, तीर, कुल्हाड़ियाँ, चाकू थे। ये तांबे के या कांसे के बने होते थे, ब्रॉन्ज जिसे बोलते हैं। और ये लोग तकनीकी विज्ञान में मिस्र और बेबीलोनिया, जिसकी सभ्यता पहले 9th में पढ़ाई जाती थी, उनसे आगे थे। उसके बाद इनका आर्थिक जीवन, मेन काम इनका एग्रीकल्चर, कृषि था। और लोग इस प्रकार भी करते, सिंचाई का भी पूरा प्रबंध था कि बांध बनाकर लोग पानी के, बाढ़ का पानी आता था उसको स्टोर कर लेते थे कहीं ना कहीं तालाब बना के, और उसी पानी को आगे सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। बुआई के लिए हैरो नामक प्रयोग कर एक यंत्र होता था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते। ये लकड़ी के बने होते थे, जैसे आजकल हल बने होते थे पहले, और समय बीतने पर नष्ट हो गए। फसलों से भरपूर उपज होती थी, गेहूँ और जौ ये मुख्य फसल थी। फिर चावल, नारियल, खजूर, सब्जियां भी पैदा की जाती थी। ठीक है। कपास की कृषि को भी ये लोग जानते थे, जिससे कपड़ा तैयार होता था। और कपास की उपज के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सारे संसार में प्रसिद्ध थे। इसके अलावा वो गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, सूर, भेड़, बकरे, कुत्ते आदि भी पालते थे। और कि चारे का अभाव न होने से पशुपालन का व्यवसाय काफ़ी सस्ता पड़ता था। पशुओं से वह दूध या अन्य वस्तु भी ग्रहण करते थे। फिर व्यापार उन्नत था, व्यापार विद इन नेशन भी था और इंटरनेशनल भी था। सुमेर, मिस्र और मेसोपोटामिया से इनका व्यापार चलता था। ये सोना, चांदी, श्रृंगार की वस्तुएं इंपोर्ट करते थे और सूती कपड़ा, आभूषण, मोती, हाथी दांत की वस्तुएं, इसके अलावा बंदर, लंगूर, इनको एक्सपोर्ट करते थे। जमीन के रास्ते भी व्यापार होता था और समुद्र के रास्ते भी व्यापार होता था। इसके अलावा ये लोग जैसे आभूषण बनाना, खिलौने बनाना, बर्तन बनाना, मूर्तियां बनाना, ये काम भी करते थे। फिर है धार्मिक जीवन, कि ये एक देवी माता की पूजा करते थे। तो जो मूर्ति मिली है उस पर धब्बे हैं, तो हो सकता है ये धूप वगैरह जलाते हो, दीप जलाते हो, तो देवी को शक्ति का प्रयोग करते थे। एक वहाँ पर हमें एक मूर्ति मिली, योगी की तरह है, तो माना जाता है ये भगवान शिव हैं। इनके 3 मुंह दर्शाए गए हैं। इनके आसपास कई पशु भी दर्शाए गए हैं। फिर ये लोग भी पशुओं और वृक्षों की पूजा भी करते थे। इनके पशुओं में हाथी, गैंडा, चीते, सांड, भैंसे और बड़े चित्रित वृक्षों से भी इन मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये वृक्षों की भी पूजा किया करते थे। फिर इसके अलावा ये लिंग और योनि की पूजा भी करते थे। कहते हैं ये लिंग और योनि संसार की सृजना के मेन कारक हैं। फिर स्नानागारों से इस बात का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जल पूजा में भी विश्वास करते थे, सूर्य की पूजा भी करते थे। तो और कई तावीज़ मिले हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि ये भूत प्रेत और जादू टोनों में भी विश्वास रखते थे। और इनकी मूर्तियां हम देखकर हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं को इनमें उच्च स्थान हासिल था, मातृ प्रधान था, जो समाज जाति पर आधारित नहीं था बल्कि कार्य पर आधारित था। फिर यह खाने पीने के भी शौकीन थे। जौ, गेहूँ, गन्ना, खजूर, दूध, फल, सब्जियाँ। कई लोग मांस मछली का भी प्रयोग करते थे। और खुदाई से तकले मिले हैं, तो उनसे पता चला ये लोग सूती और ऊनी कपड़े दोनों ही तैयार करते थे। स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन स्त्रियों को गहने पहनने का शौक था। इसके लिए वे सजने संवर के कई कॉस्मेटिक्स भी मिले हैं। उसके अलावा घरेलू वस्तुएं जैसे बर्तन, फर्नीचर, तकले, सुइयाँ, कंघियाँ, लैंप, मोमबत्ती वगैरह मिले हैं। और ये मनोरंजन के लिए शतरंज खेलना, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पक्षी पालने, पशुओं की लड़ाइयाँ, संगीत, नृत्य।
और ये अपने जो डेड बॉडीज उनका संस्कार करते थे उनको, लेकिन कई बार कई लोग दबाते भी थे, कई लोग खुले में ही छोड़ देते थे ताकि पशु पक्षी इसको खा लें, उनका भोजन बन जाए, ये उनका पेट भर जाए। और जब हड्डियाँ रह जाती थी उसको दबा दिया जाता था। तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, मूर्ति बनाने की कला जो थी वो इसमें काफ़ी लिए निपुण थे। और मूर्तियाँ टेराकोटा, जिसे पक्की मिट्टी बोलते हैं, और धातुओं की भी बनती थी। कहते हैं मोहनजोदड़ो में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है, सफ़ेद पत्थर से निर्मित है और इसने को शाल में लपेटा हुआ है और ये 3 पत्तों का नमूना बना हुआ है। आंखें आधी खुली हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई ये पुजारी है और ध्यान लगाया हुआ है। फिर कांसे की नर्तकी की मूर्ति, इसका बायां हाथ कमर पर है और दाएं हाथ में बहुत सी चूड़ियाँ पहनी हैं, गले में हार है। फिर मिट्टी के बर्तन भी ये बनाते थे और आभूषण भी मैंने बता दिए बनाते थे। कई मोहरें मिली हैं जिनमें 1 सींग वाले पशु, छोटे सींग वाले सांड, शेर, हाथी, 12 सींग के चित्र अंकित हैं। और इनकी लिपि जो है वो चित्रमय लिपि है, लगभग 270 के करीब प्राप्त वर्ण है। ये दाईं से बाईं ओर लिखते थे, तो अभी तक इसको कोई भी पढ़ नहीं सका है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता की जो देन थी वो मेन टाउन प्लानिंग, नगर योजना, कैसी प्लानिंग थी। उसके बाद मूर्ति बनाने की कला, आभूषण बनाने की कला, ठीक है, महिलाओं के श्रृंगार के सामान, फिर जैसे जिनको हम आज पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी पूछते थे। और इनके जो कारण है विलुप्त होने के वो भी कोई निश्चित नहीं। कोई कहता बाढ़ आ गई, कोई कहता सूखा पड़ गया, कोई कहता विदेशी हमले हो गए। सो अलग अलग इनके विचार है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनके बेटा इसको ज़रा जो मैंने दिया इनको काइंडली पढ़ लेना और फिर मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, उनको आप लिख लेना और मेरी भी ब्रीफिंग के साथ इसको ज़रा मिला लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।